सभी गुरुजनों को नमस्कार। मैं गजेंद्र विष्णु एक बार पुनः आप सभी का हमारे नए चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले निवेदन करूंगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं साला दर्पण पोर्टल के माध्यम से कार्मिकों का प्रपत्र 10 जो अपडेशन का कार्य किया जाना है उसके संबंध में गवर्नमेंट द्वारा एक ऑर्डर जारी किया गया। जितने भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है शिक्षा विभाग के, उन सभी का प्रपत्र 10 अनलॉक कर दिया गया है। आपको प्रपत्र 10 कहीं से भी अनलॉक करवाने की आवश्यकता नहीं है। पहले अपडेशन का कार्य हम लोग विद्यालय लॉगिन से करते थे, वो भी कब, जब सीबीओ लॉगिन से आपका प्रपत्र 10 अनलॉक हो जाता था। अब सभी के प्रपत्र है वो 10 अनलॉक कर दिए गए हैं। आप सभी को अपनी स्टाफ विंडो के माध्यम से लॉगिन होना है और वहाँ पर जाकर के आपको प्रपत्र 10 एक बार अपडेट करना है। उसके अंदर आपकी पर्सनल डिटेल, आपकी सर्विस डिटेल, आपकी फैमिली डिटेल, आपकी शैक्षणिक योग्यता, प्रशैक्षणिक योग्यता, सारे फॉर्मेट्स आपको दोबारा से भरने होंगे। भरे भरे आपको मिलेंगे क्योंकि आपने जो पहले डिटेल भर रखी होगी वो सब वहाँ आपको शो करेगी। उन सभी को एक बार सही तरीके से आपको अपडेट करना है। कुछ जानकारियाँ नई भरनी है, कुछ जानकारियाँ हटानी है। आपको कहाँ कहाँ पर सावधानी रखनी है। इस बार एक नया सर्कुलेशन ये भी उन्होंने कहा है कि आप प्रपत्र 10 को सही तरीके से भर लें। इसके आधार पर ही आगे होने वाली पदोन्नतियाँ या विभाग के जो भी काम होंगे वो इन्हीं डाटाज के आधार पर होंगे। तो आपके जो भी डाटा आप भरेंगे वो पीओ लेवल से प्रमाणित होकर के आपके सर्विस रिकॉर्ड, यानी जो आपकी सर्विस की पर्सनल फाइल है उसके अंदर उसकी कॉपी लगेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रपत्र 10 में किसी भी ऑप्शन में ये नहीं कहना है कि चलेगा यार कुछ भी डाल देते हैं। अब की बार चलने वाली बात नहीं है, इसलिए सावधानी पूर्वक भरिएगा। किस प्रकार से भरेंगे इस वीडियो में हम लोग फुल प्रोसेस जानने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप। चलिए साथियों वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करें उससे पहले पुनः निवेदन करूंगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को स्टाफ लॉगिन आईडी से लॉगिन होना है। किस आईडी से लॉगिन होंगे? आपकी जो स्टाफ लॉगिन आईडी है, ये स्टाफ विंडो के अंदर प्रत्येक कर्मचारी को लॉगिन होना है और अपना प्रपत्र 10 अपडेट करना है। विद्यालय लॉगिन से या पीओ लेवल से या सीबीओ लेवल से इस पर अभी फिलहाल कोई काम नहीं हो रहा है, केवल पीओ लेवल से इसका वेरिफिकेशन हो रहा है। आप अपनी आईडी से प्रपत्र भरेंगे 10 या प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे। इस प्रोफाइल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो केवल एक ऑप्शन आ रहा है, एंट्री फॉरम P10। पहले यहाँ पे 3-4 ऑप्शन आते थे, अब केवल एक ही ऑप्शन डाल दिया गया है, एंट्री फॉरम P10। एक बार पुनः निवेदन कर दूं, किसी को प्रपत्र 10 अनलॉक करवाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सभी के प्रपत्र 10 अनलॉक कर दिए गए हैं। सीबीओ लेवल पर अनलॉक का ऑप्शन भी हटा दिया गया है क्योंकि आपको यहीं से इसको ठीक करना है। इसमें एक बार ठीक कर लेने के बाद आप अपडेट नहीं कर पाएंगे। बाद में यदि किसी प्रकार की कोई भूल रहती है, उसको अपडेशन करवाना है तो स्पष्ट कारण देना होगा, पीओ साहब को लिखित में उसका स्पष्टीकरण देना होगा, तभी जाकर के वो प्रपत्र 10 अनलॉक करके उसको अपडेट कर पाएंगे। क्योंकि आपका ये अपडेशन भरा जो आप अपडेट करेंगे उसकी प्रिंट आपकी सर्विस फाइल के अंदर, आपका सेवा रिकॉर्ड के अंदर संधारित की जाएगी। आप इस प्रपत्र 10 पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रपत्र 10 खुलेगा, कार्मिक व्यक्तिगत विवरण प्रपत्र 10। आपका मोटा मोटी विवरण यहाँ पे दिखेगा और फोटो दिखेगा। कई कर्मचारी साथी ऐसे हैं जिनके फोटोज़ है वो अपडेट नहीं है, तो आप यहाँ पे अपलोड इमेज पे क्लिक करते हुए आप अपना फ़ोटो भी अपडेट कर सकते हैं। 20 KB से कम का फ़ोटो होना चाहिए, आप अपडेट कर पाएंगे, फ़ोटो अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद इसके लिए व्यक्तिगत, शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, सेवा, पदोन्नति, पारिवारिक, एड्रेस, बैंक, ट्रेनिंग, और उसके बाद विभागीय कार्रवाई, सेवा विवरण समरी, विद्यार्थी परिणाम और प्रोफाइल, ये इतने सारे ऑप्शंस डाले गए हैं। सबसे पहले आप लोगों को पर्सनल व्यक्तिगत विवरण वाला इसको करना है। व्यू पे क्लिक करेंगे, आपका फील्ड हो रखा है, यानी भरा हुआ तो है क्योंकि सभी ने पहले प्रपत्र 10 तो भरे हुए हैं, भरे हुए सभी के हैं साथियों। आपको यहाँ पे व्यू पे क्लिक करना है। आप जैसे ही यहाँ व्यू पे क्लिक करेंगे, जैसे ही व्यू पे क्लिक करते हैं तो आपकी पर्सनल जो डिटेल्स है वो खुलेगी। आपके एसआई नंबर यहाँ पे शो करेंगे, जीपीएफ नंबर शो करेंगे, प्राण नंबर, एनपीएस नंबर और प्राण नंबर दोनों एक ही चीज़ है, पैन कार्ड नंबर यहाँ पे शो करेंगे। जिन कर्मचारियों के ये शो नहीं कर रहे हैं, कई ऐसे होंगे जिनके एसआई नंबर अभी जारी नहीं भी हुए होंगे, तो जिन जिन के नहीं हुए उनके कोई इश्यू नहीं है। जो रेड मार्क आपको यहाँ पे दिख रहा है वो चीज़ें भरना बेहद ज़रूरी है। फिर भी आपके पास जितनी जानकारी उपलब्ध हो प्रत्येक जानकारी को अवश्य भरिएगा। यार ये तो अर्जेंट नहीं भरेंगे तो भी चलेगा, लेकिन वो कब अर्जेंट बनेगी कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए जितनी जानकारी मांगी गई है सारी जानकारी एक बार अपडेट कर लें। आप प्रत्येक जानकारी को भरें। आपको अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करना है, फादर नेम, मदर नेम, आपकी कास्ट कैटेगरी, आपका रिलीजन, उसके बाद आपके नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन बिफोर 2002, आफ्टर 2002, उसके बाद आपका होम स्टेट कौन सा है, होम जिला कौन सा है, जन आधार नंबर डालने हैं, पासपोर्ट बना हुआ है तो नंबर डालने हैं वरना कोई ज़रूरी नहीं है। आप आर यू एन स्पेशल एजुकेशन टीचर, आप स्पेशल एजुकेशन के टीचर हैं या नहीं, यदि हैं तो आपको इतने सारे विवरण भरने हैं। नो करेंगे तो ये सारे विवरण हट जाएंगे। देखिए साथियों, मैंने जैसे यहाँ पे नो किया ये विवरण हट गया। उसके बाद स्पेशल एजुकेशन टीचर में मैं नो करता हूँ तो नो करते ही ऑप्शन हट गया। उसके बाद टीचर गॉड ऑनर चूजन फॉर द टीचर्स डे, आपको शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में कहीं पर भी सम्मानित किया गया, यदि जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, खंड स्तर पर, जिस स्तर पर भी आप सम्मानित हुए हैं
वो आप सेलेक्ट करेंगे। यदि सेलेक्ट करेंगे तो आपको डेट डालनी होगी। अन्य किसी तरह का आपको एसडीएम द्वारा, कलेक्टर द्वारा कभी सम्मानित किया गया तो वो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप स्पेशल एबिलिटी को करिकुलम एक्टिविटीज़ कौन कौन सी करवाते हैं अपने स्कूल के अंदर, कौन सा चार्ज आपके पास है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, ये पीटीआईज वगैरह उनके लिए हो सकता है, या जो भी उत्कृष्ट खिलाड़ी के कोटे से भर्ती हुआ है उसको उत्कृष्ट खिलाड़ी में यदि यस करते हैं तो उसको इतने सारे विवरण भरने होंगे। यदि आप नहीं हैं तो नो करते हैं तो आपको सारे विवरण यहाँ से हट जाएंगे। उसके बाद कार्मिक का इपिक आईडी, ये इपिक आईडी यानी आपका वोटर आईडी क्रमांक डालना है। आपका इपिक आईडी के अनुसार आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है। कार्मिकी आईएफएमएस यूनिक आईडी, इसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे कि ये कहाँ से मिलेगी। ये इस आईडी को मिलने का 2-3 तरीके हैं, वो सारे तरीके मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे होगा। देखिए, सबसे पहला तरीका तो ये है कि कार्मिक अपने स्तर से भी कैसे चेक करें, डीडीओ लेवल से कैसे चेक कर सकते हैं। कार्मिक स्तर से कैसे चेक होगा वो देखें आप लोग यहाँ पे। ये आईएफएमएस यूनिक आईडी वही है जो आपकी पे मैनेजर के समय एनआईसी आईडी जो चलती थी, पे मैनेजर एनआईसी आईडी, वही आईएफएमएस की यूनिक आईडी है। तो पे मैनेजर की यूनिक आईडी अपन कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं वो देखिए। आप अपना पे मैनेजर स्टाफ जो होता है अपना एम्प्लॉय का लॉगिन, वो एम्प्लॉय का लॉगिन करेंगे। एम्प्लॉय का लॉगिन करके यहाँ एम्प्लॉय कॉर्नर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एम्प्लॉय ट्रांसफर रिक्वेस्ट पहला ही ऑप्शन दिखता है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका नाम आएगा, यहाँ पे ब्लू कलर के अंदर आपका नाम दिखेगा। उस नाम पे क्लिक करते हैं तो साथियों आपकी डिटेल दिखती है और यहाँ NIC-UID ये लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे 7 डिजिट का आपको NIC-UID दिख जाएगी। इस NIC-UID को आपको वहाँ पे प्रपत्र 10 में डालना है। यदि यहाँ से आप नहीं देख पा रहे हैं तो क्या होगा, आप अपने डीडीओ साहिबान से संपर्क करिए। डीडीओ महोदय से मैं निवेदन करूँगा कि आप है वो यहाँ से उस कर्मचारी के देख सकते हैं एम्प्लॉय मैनेजमेंट, डीडीओ रोल में जाइएगा, ना कि एचओ रोल में। डीडीओ रोल में रहते हुए एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे। एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे देखने के 2 तरीके हैं, दोनों तरीके बता देता हूँ। वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय वेरिफिकेशन ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। आपके ऑल एम्प्लॉयज़ पे क्लिक करते हुए देखेंगे आपके जितने भी कर्मचारी उन सबके यहाँ पे नाम दिखेंगे और सबसे लास्ट के अंदर वेरीफाइड या वेरीफाइड लिखा हुआ आएगा। इस पर आप क्लिक कर देंगे, ये आपको हाईलाइट नहीं दिखेगा, फिर भी आप इस पर क्लिक करेंगे, इसका डाटा खुलेगा। यहाँ पे करते ही पहले ही नंबर पे उस कर्मचारी की NIC-UID दिखेगी। ये वाली UID आप कर्मचारी को दे सकते हैं, या फिर आपके अंडर जितने भी कर्मचारी है सभी को ये NIC-ID नोट करवा लें ताकि वो अपना प्रपत्र 10 के अंदर भर सकें। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन यहाँ से और है साथियों, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। वही आप एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन के अंदर मास्टर्स के अंदर एम्प्लॉय स्टेटस दिखेगा। इस एम्प्लॉय स्टेटस पे क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करते हैं उस कार्मिक की आईडी डालेंगे, सर्च करेंगे तो उस कार्मिक का नाम आ जाएगा और यहाँ पे 7 डिजिट की IFMS एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे आपको दिख जाएगी, वो आप नोट कर सकते हैं। इसके तरीके से आप लोग यहाँ पे अपनी आईडी डाल देंगे। वर्तमान पद पर नियुक्ति का प्रथम नियुक्ति का प्रकार, ये साथियों आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपका प्रथम नियुक्ति हुई उस समय किस प्रकार से आप भर्ती हुए थे वो आपको सही तरीके से भरना है, क्योंकि आपका प्रमोशन, आपकी ACP वगैरह जो भी काम होते हैं विभागीय, वो सारे इसी के बेस पे होते हैं। वर्तमान पद पर प्रथम नियुक्ति का प्रकार, जो भी आप वर्तमान पद धारित हैं, जो तृतीय श्रेणी शिक्षक साथी हैं वो जिला परिषद के माध्यम से या किस भी माध्यम से नॉन RPSC की परीक्षा के माध्यम से आए होंगे सर्विस के अंदर। कई साथी ये वर्तमान पद का पूछ रहा है, प्रथम नियुक्ति किसकी पूछ रहा है, वर्तमान पद की। वर्तमान पद में कई साथी प्रमोशन से, जैसे प्रिंसिपल्स हैं, या प्रमोशन से सेकंड ग्रेड बने हैं, या प्रमोशन से फर्स्ट ग्रेड बने हैं, तो अभी वर्तमान तो उनका फर्स्ट ग्रेड है, तो वो जो भी आप पे लागू हो रहा हो, आप प्रमोशन के थ्रू बने, अनुकंपा नियुक्ति हुई, या डायरेक्ट जिला परिषद से हुई, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम या प्रोजेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, नॉन RPSC एग्जाम हुए या डायरेक्ट RPSC एग्जाम के थ्रू हुए। यहाँ पे मैं साथियों आपको निवेदन करना चाहूँगा, जो भी तृतीय श्रेणी शिक्षक साथी हैं वो जिला परिषद के कर्मचारी माने जाते हैं, पंचायती राज के माने जाते हैं। कईयों के जिला परिषद के माध्यम से 2012, 2015, 2017 की जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्तियाँ हुई वो जिला परिषद के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए गए और जिले वाइज आवेदन फॉर्म भरवाए गए। उसके अलावा जो अभी 2022 के अंदर 19 के अंदर जो थर्ड ग्रेड शिक्षक साथियों की भर्ती हुई वो RSSMB बोर्ड द्वारा करवाई गई, कभी शिक्षा विभाग द्वारा करवाई गई, तो वो नॉन RPSC डायरेक्ट भर्ती नॉन RPSC बोर्ड द्वारा जो करवाई गई वो आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि तृतीय श्रेणी शिक्षक साथी जिला परिषद या नॉन RPSC इन दोनों में से ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, कहीं कोई इशू आने वाला नहीं है। उसके बाद अगला ऑप्शन साथियों आता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन एनी गवर्नमेंट सर्विस। आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विस के अंदर कब से लगे हैं, आपको प्रथम नियुक्ति थी यहाँ पे लिखनी है। आप शिक्षा विभाग की प्रथम नियुक्ति, वर्तमान पद पर जो आप धारित किए हुए हैं उस पद पर आपकी कार्यकाल तिथि यहाँ पे लिखनी है। कार्मिक की नियुक्ति के अनुसार मूल शिक्षा सेटअप, ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप प्राथमिक शिक्षा सेटअप के हैं या माध्यमिक शिक्षा सेटअप के हैं। कई साथी ऐसे हैं जिनको है तो वो थर्ड ग्रेड L1 या L2
एलिमेंट्री सेटअप में ना दे करके उनको सीधा ही माध्यमिक सेटअप में नियुक्ति दे दी गई, लेकिन वो प्रारंभिक सेटअप के कर्मचारी माने जाते हैं। जितने भी जिनका 6D नहीं हुआ है वो प्रारंभिक सेटअप के ही कर्मचारी हैं, सेकेंडरी सेटअप के नहीं है। तो आप प्रारंभिक या सेकेंडरी। प्रथम नियुक्ति का विभाग आपका शिक्षा विभाग ने नियुक्त किया या पंचायती राज विभाग ने? जितने भी तृतीय श्रेणी शिक्षक साथी हैं उनके शिक्षा विभाग ना होकर के पंचायती राज विभाग ने ही किया है। यदि आप शिक्षा विभाग करते हैं तो 6D वाले ऑप्शन सारे हट जाएंगे, आपको पंचायती राज विभाग सेलेक्ट रखना है। यदि कोई साथी सेकंड ग्रेड हैं या फर्स्ट ग्रेड हैं या लेक्चरर हैं या प्रिंसिपल हैं, उन सभी को शिक्षा विभाग रखना होगा। आपकी 6D हुई या नहीं, यस या नो में जवाब देना है। जैसे मैं पंचायती राज विभाग से हूँ और मेरी 6D अभी तक नहीं हुई है और मैं सेव करूँगा, ये डाटा सारा सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद देखेंगे आप सबमिटेड सक्सेसफुली। उसके बाद आपको लॉग का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे लॉग सेक्शन पे क्लिक करना है। एक बार अच्छी तरह से देख लें लॉग, उसके बाद करिएगा, एक एक बार सेव करते जाएं। आप लॉग करना चाहें साथ के साथ कॉन्फिडेंट हैं कि मेरा डाटा एकदम सही है, डाटा सेव्ड लॉग दिस सेक्शन फॉर फाइनलाइज, आप फाइनलाइज के रूप में इसको लॉक करिएगा। जैसे आप लॉक करेंगे लॉक के लिए पूछेगा वंस लॉक्ड यू कैन नॉट एडिट, आर यू श्योर, ओके करिए। ओके करेंगे तो आपका लॉक हो जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट पे अपन लोग बात करते हैं आपकी शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक के अंदर 10वीं 12वीं आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आपने जो भी किए हैं, आपने डिटेल पहले जो भर रखी होगी वो यहाँ पे दिखेगी। आपकी अभी तक इसकी वर्तमान स्टेटस नॉट अपडेटेड, यानी अभी तक आपने अपडेट नहीं किया है। इस एडिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही एडिट पे क्लिक करेंगे आपकी पूरी डिटेल्स खुलेगी। यहाँ पे आपको केवल और केवल पहले जो डिटेल्स भरी हुई है उसके अंदर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको एक बार पुनः चेक करना होगा। 10वीं के अंदर कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं होते हैं, इसलिए आप NA सेलेक्ट करते हुए इसको बढ़ाएंगे, अपडेट करेंगे। उसके बाद जैसे ये आप इसको अपडेट कर देंगे तो यहाँ अपडेटेड ग्रीन के अंदर आ जाएगा। उसके बाद 12वीं BA MA जो भी आपकी है वो सारी चीज़ें करेंगे। यहाँ BA के अंदर आपको मैं बताना चाहूँगा आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रहे हैं वो आप अच्छी तरह से सेलेक्ट करेंगे। चौथा सब्जेक्ट, यही कई साथी ऐसे हैं जिन्होंने BA के अंदर 4 सब्जेक्टों से किया है। जिन साथियों ने एडिशनल सब्जेक्ट से किया है उसको अलग से बनना है, इसके अंदर चौथा सब्जेक्ट नहीं लिखना है। आपने जब ये BA किया जो 1800 में से 3 साल का जो आपका BA हुआ उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट थे उनकी एंट्री करनी है, एडिशनल वाली इसमें एंट्री नहीं करनी है। एडिशनल कैसे होगी वो मैं आपको बताऊंगा। MA के लिए आप देखेंगे आप एक ही सब्जेक्ट से MA किया, बाकी सब में NA कर देंगे और अपडेट पे क्लिक कर देंगे, आपका अपडेट हो जाएगा। उसके अलावा जिन्होंने एडिशनल कर रखा है या कोई अन्य कोर्स कर रखा है शैक्षणिक योग्यता के रूप में, तो एड न्यू रो का ऑप्शन आ रहा है, एड न्यू रो पे क्लिक करेंगे, आपके सामने खाली रो जुड़ जाएगी। किस तरह का कोर्स किया है आपने, सेकेंडरी से बिलो, हाई सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन, जिस तरह का कोर्स आपने किया है। जैसे मैंने ग्रेजुएशन एडिशनल कर रखा है तो ग्रेजुएशन पे करूँगा तो मैं एडिशनल ग्रेजुएशन पे क्लिक किया। एडिशनल ग्रेजुएशन आपने किस तरह से किया था, रेगुलर किया था या कॉरेस्पॉन्डेंस यानी पत्राचार के माध्यम से किया या प्राइवेट माध्यम से किया, जिस भी माध्यम से किया वो करेंगे। कौन सी यूनिवर्सिटी से किया, आपके रोल नंबर क्या रहे। VMOE के रोल नंबर 10-12 डिजिट के होते हैं, यहाँ पे बहुत 6-7 डिजिट ही ले रहा है तो आप लास्ट के 6-7 डिजिट यहाँ पे डाल देंगे। स्टेट कौन से स्टेट की यूनिवर्सिटी है, ओवरऑल रिजल्ट आपका परसेंटेज में है, ग्रेड में है, CGPA में किस में रहा वो रखेंगे। आपके टोटल मार्क्स कितने में से कितने आए, परसेंटेज आपको यहाँ पे लिखना है। रिजल्ट फर्स्ट डिवीजन आपका माध्यम क्या था, डेट ऑफ पासिंग क्या रही, ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहा। जैसे मैंने मैथमेटिक्स से एडिशनल किया है, बाकी सब मैं NA करते हुए सेव कर दूंगा। जैसे ही सेव करूँगा ये डिटेल यहाँ पे जुड़ जाएगी। आप लोग देखेंगे साथियों ग्रेजुएशन के अंदर 2 ऑप्शन जुड़ गए, ये एडिशनल ग्रेजुएशन का ऑप्शन आ गया और यहाँ पे मैथमेटिक्स मेरी हो गई। इस तरह से मैंने ग्रेजुएशन की सारी डिटेल भर दी। उसके बाद ऊपर लॉक का ऑप्शन आ रहा है, मैं लॉक कर सकता हूँ। ये लॉक होने के बाद अगला ऑप्शन आएगा मेरे सामने प्रशैक्षणिक योग्यता का। आप देखेंगे प्रशैक्षणिक योग्यता के अंदर मैंने BSTC और B.Ed दोनों कर रखी है। आपने जो भी प्रशैक्षणिक योग्यताएं कर रखी है इसमें आप चाहें तो RSCIT का विवरण भी डाल सकते हैं यदि आपने कर रखा हो तो, ठीक है। ये आपकी ऑलरेडी आएगी, इसे आप एडिट करेंगे। एडिट पे क्लिक करते ही वही वापस जो शैक्षणिक योग्यताएं खुली वैसे के वैसे इसमें भी खुलेगा। आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन से रहे, जैसे B.Ed के अंदर बात करें तो सामाजिक रहा, मैथ रहा, इतिहास रहा, हिंदी रहा, आपका जो भी सब्जेक्ट रहा है वो आप लोग यहाँ पे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और दोनों चीज़ें आप अपडेट कर देंगे। अपडेट होने के बाद वही वापस लॉक का ऑप्शन आपके सामने दिखेगा, लॉक कर सकेंगे। उसके बाद अगला विवरण आता है सेवा विवरण। इसे आपको बहुत ज़्यादा सावधानी से काम लेना है और बहुत अच्छी तरीके से देखते हुए भरना है। सेवा विवरण अनेक कर्मचारियों का सही तरीके से नहीं भरा हुआ है, इसलिए सभी से मेरी गुजारिश रहेगी आप सेवा विवरण को एक बार अच्छी तरह से अपडेट करिएगा, इसमें मिस्टेक्स नहीं रहनी चाहिए। अब इसमें क्या होगा, आपने जहाँ जहाँ पर सेवा करी वो सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे पहले जो आपने भरा हुआ वो शो करेगा। इसे आप आड़ा खिसकाएंगे, इस ब्लैक वाली लाइन को यूँ खिसकाएंगे तो ये इधर बढ़ेगा और यहाँ पे नॉट अपडेटेड आ रहा है। 2 जगह मैंने सर्विस की है तो यहाँ एडिट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने एडिट पे क्लिक किया तो मेरी प्रथम नियुक्ति का विवरण आ गया। 19/11/12 को मैंने ज्वाइन किया और ये सर्विस आपकी कंटिन्यूस है या टू डेट तक, यानी आप वहाँ से रिलीव हो गए या अभी तक वहीं कंटिन्यूस है। तो मैं वहाँ से रिलीव हो चुका हूँ तो यहाँ टू डेट तक करूँगा मैं।
टू डेट कर दिया। कब तक रहा मैं वहाँ तक, मध्याह्न पूर्व वहाँ से रिलीव हो गया। कार्य ग्रहण मैंने वहाँ 19/11/12 को मध्याह्न पूर्व कार्य ग्रहण किया या पश्चात किया वो मैंने विवरण डाल दिया। मैं कार्य मुक्त हुआ जैसे इस तारीख को तो मध्याह्न पूर्व हुआ पश्चात हुआ वो मैंने डाल दिया। मूल पद मेरा क्या था, मूल विषय क्या था, आपका मूल जिस पद पर आपने कार्य किया उस स्कूल में पद कौन सा सेक्शन था, उसका विषय कौन सा सेक्शन था, टाइप ऑफ स्कूल और ऑफिस यहाँ पे डिफ़ॉल्टली अदर पे आएगा, क्लिक किया हुआ तो आपको वहाँ से उठा करके स्कूल वाले पे क्लिक करना है। आपका स्कूल कौन से ज़िले में है, कौन से ब्लॉक में है, कौन सी पंचायत में है। अब साथियों आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जिस समय स्कूल आप थे, जैसे मैं बात करूँ 2012 की, तो वहाँ उस समय वो प्राइमरी स्कूल था, अब यूपीएस हो गया है, कईयों के सीनियर सेकेंडरी हो गया। तो वर्तमान उस स्कूल की जो स्टेटस है वो स्कूल आपको सेलेक्ट करना रहेगा। यहाँ से देखिए, आपने जिला ब्लॉक किया तो उस ब्लॉक के अंदर कौन सी पंचायत में आप पोस्टेड थे, उस पंचायत के कौन से गाँव में पोस्टेड थे, तो उस गाँव के अंदर कौन कौन सी स्कूलें हैं वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। आप अपनी स्कूल को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका रूरल एरिया था, क्या था, या अर्बन एरिया था, वो आपको लिखना है। टाइप ऑफ पोस्टिंग, इसको सेलेक्ट करते समय बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, इसलिए जब आप एससीपी का आवेदन वगैरह करते हैं तो दिक्कत आती है। जो प्रथम आपकी नियुक्ति हुई वो प्रथम नियुक्ति डायरेक्ट होना जरूरी है, डायरेक्ट आरपीएससी द्वारा या डायरेक्ट नॉन आरपीएससी द्वारा या डायरेक्ट जिला परिषद द्वारा, या फिर आप अनुकंपा नियुक्ति के थ्रू आए या किस तरह से आए। ये 4-5 तरीके होते हैं राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट सर्वेंट को लगने के लिए। तो इन 4-5 तरीकों में से जो भी तरीका आप पे लागू होता है वो तरीका आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। कुछ साथी हैं वो आरपीएससी भर्ती के थ्रू आए, कुछ साथी वे नॉन आरपीएससी। अब कंफ्यूज यहाँ होगा कि जिला परिषद लिखूँ या नॉन आरपीएससी लिखूँ, थर्ड ग्रेड शिक्षक साथी ये सोच रहे होंगे। तो आपको मैं बताना चाहूँगा इन दोनों में से आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, दोनों चलेगा। कई साथी ऐसे हैं जिनका जिला परिषद के माध्यम से भर्ती निकली और वहाँ से आवेदन किया और आपको लगता है कि मेरी जिला परिषद के माध्यम से नियुक्ति हुई है, आप जिला परिषद वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। और कई साथी ऐसे हैं जिनका आरएसएसएमबी बोर्ड के थ्रू एग्जाम हुआ और उसके थ्रू वो लगे हैं, तो वो डायरेक्ट नॉन आरपीएससी का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप इस पहली वाला जो प्रथम नियुक्ति आपकी जो रही है उसके अंदर आपको इनमें से ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। प्रमोशन या ट्रांसफर ये तो बाद की जो आपकी सर्विस विवरण रहा है उसमें आएगा, आप डायरेक्ट यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। अब कई साथी क्या होते हैं, पहली वाली के अंदर तो ये कर दिया, अब दूसरी वाली में आपको आगे दिखाऊंगा, देखिए। उसके बाद ऑर्डर नंबर, अब यहाँ पे नियुक्ति ऑर्डर नंबर क्या लिखें। ऑर्डर नंबर साथियों, फर्स्ट ग्रेड शिक्षक साथी हैं उनको अपने निदेशालय लेवल से जो नियुक्ति आदेश जारी हुआ उसका लिखना है। सेकंड ग्रेड शिक्षक साथी हैं उनको अपने जेडी कार्यालय से जो नियुक्ति आदेश जारी हुआ उसका लिखना है। और तृतीय श्रेणी शिक्षक साथियों को अपनी पंचायत समिति के बीडीओ कार्यालय से जो ऑर्डर निकला है उसके क्रमांक लिखना है। आपका नियुक्ति आदेश क्रमांक तृतीय श्रेणी शिक्षक साथियों का बीडीओ लेवल से निकलता है। पहले के जो शिक्षक साथी हैं या प्रबोधक साथी हैं उन सभी का जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से नियुक्ति आदेश निकला है। जहाँ से आपका अंतिम नियुक्ति आदेश निकला है आप देख लीजिएगा, आपका नियुक्ति आदेश लिखा होता है। कहीं कहीं पर जैसे जिला परिषद से अप्रूवल मिला, उनको पंचायत समिति अलॉट हुई, फिर पंचायत समिति नियुक्ति आदेश जारी किया, तो वो नियुक्ति आदेश वो माना जाता है जो अंतिम सिरे से जारी होता है। सीबीओ लेवल से आदेश जारी भी होते हैं, तो सीबीओ लेवल वाला आपको नहीं लिखना है। पंचायत समिति से जो ऑर्डर निकला है वो ही तृतीय श्रेणी शिक्षक साथियों का नियुक्ति आदेश है। हो सकता है तृतीय श्रेणी शिक्षक साथियों का जिला शिक्षा अधिकारी जो पहले पुराने शिक्षक साथी हैं 2005 के भर्ती के, 7 के भर्ती के, 1997-98 भर्ती के, उन सभी के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से नियुक्ति आदेश जारी होते थे, तो उन सभी के जिला शिक्षा अधिकारी लिखना है। जिनका पंचायत समिति से आदेश जारी हुआ उनको पंचायत समिति का आदेश लिखना है। यहाँ पे आपको अपना आदेश क्रमांक लिखना है, उस आदेश की डेट लिखनी है, आपकी मेरिट नंबर आपको पता हो तो लिखिए। आप मेरिट ऑफ अपॉइंटमेंट 2012 का है, आपका सिलेक्शन कौन सी कैटेगरी से हुआ है, आप चाहे ओबीसी या एससी एसटी कैटेगरी से, लेकिन आपका चयन यदि जनरल से हुआ तो आपको यहाँ पे चयन की कैटेगरी लिखनी है। आप टीएसपी एरिया से हैं, नॉन टीएसपी एरिया, आपका सिलेक्शन कौन से हुआ है, टीएसपी एरिया में हुआ है, नॉन टीएसपी एरिया से। नियुक्ति पद पर स्थायीकरण हो गया क्या, आपका स्थायीकरण हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पे एक साथियों आपको ये तारीख जो नियुक्ति तारीख है ना, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन और हो सकता है। जो साथी जिनको नॉशनल लाभ वाला मैटर है, जिनको भी नॉशनल लाभ मिला है उनको नियुक्ति तिथि क्या लिखनी चाहिए। नॉशनल के अनुसार जो आपकी प्रथम तिथि मानी गई है नॉशनल लाभ देते हुए वो आपको डेट यहाँ पे डालनी है, क्योंकि यदि आप अपनी वास्तविक तिथि यहाँ पे डालेंगे तो जब आप एसीपी वगैरह आवेदन करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, वहीं से कैलकुलेट करेगा। इसलिए यहाँ पर आपको अपनी नॉशनल तिथि जो मानी गई है गवर्नमेंट द्वारा, जो आदेश जारी हुआ जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा, उस आदेश में जो तिथि आपकी मेंशन की गई है उस डेट के अनुसार आपको यहाँ पे डेट भरनी है नॉशनल वालों को, ठीक है साथियों। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है आपका परमानेंट स्थायीकरण हो गया क्या।
हो गया तो किस डेट को हुआ, परमानेंट डेट, यानी आप स्थायी कब हुए वो डेट यहाँ पे डालेंगे, यस नो में जवाब देंगे। जैसे मैंने यस करा, हाँ मेरा स्थायीकरण हो गया, परमानेंट डेट हो गई, और परमानेंट ऑर्डर नंबर। यहाँ पे ऑर्डर नंबर ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है क्योंकि ये मैंने इंग्लिश में लिखे इसलिए क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं। आपको यहाँ पे अपनी जो मोबाइल के अंदर हिंदी लिखते हैं जो एरियल यूनिक कोड वाली, वो हिंदी लिखनी है। जैसे यहाँ नित्य आदेश क्रमांक के अंदर भी मैंने ये लिखा, देखो पंचरे तृतीय, ऐसे आपको हिंदी में लिखना होगा तो ये सही से दिखेगा। और यदि आप इंग्लिश में लिखेंगे तो आगे जाकर क्वेश्चन मार्क के रूप में ये शो कर सकता है। क्या आपको पूर्व चयन तिथि से वास्तविक लाभ दे हैं? यहाँ पे क्या हुआ, कई साथी ऐसे थे जो पहले तृतीय श्रेणी शिक्षक थे, फिर वहाँ से दूसरे ज़िले से जब दोबारा भर्ती निकली वहाँ एग्ज़ाम दे दिया और वहाँ सिलेक्शन हो गया, सेम पद पर वापस वहाँ चले गए तो उसकी पहले वाली सर्विस काउंट हुई या नहीं हुई, यदि हुई है तो आप उसका विवरण डालना है। क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं? यदि हैं तो आपको विवरण डालना है, वरना नो पे क्लिक करना है। जैसे देखिए मैंने इसमें भी नौसन लाभ वाले में नो कर दिया, ये नो कर दिया, ये भी नो कर दिया, तो सारे विवरण हट गए और यहाँ अपडेट पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने अपडेट पे क्लिक करा तो ये मेरी चीज़ें अपडेट हो गई, आप देख पा रहे होंगे अपडेटेड। उसके बाद सेकंड विवरण पे मैं एडिट करूँगा। सेकंड विवरण में क्या हुआ, मैंने 2 जून 2018 को ज्वाइन किया और अभी वहाँ पे मैं कंटिन्यूस रूप से काम कर रहा हूँ, और मैंने कब कार्य ग्रहण किया, मैं रिलीव कब होऊंगा, ये पर पूर्व पश्चात भले कुछ भी हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मूल पद वगैरह ये सारी चीज़ें सेम आ गई। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अदर पे आ रहा है, आपको यहाँ से स्कूल पे क्लिक करना है। स्कूल पे क्लिक करेंगे, आपको ब्लॉक अपने सिटी वगैरह सेलेक्ट करते हुए आपको यहाँ पे आ जाना है। और टाइप ऑफ पोस्टिंग, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको टाइप ऑफ पोस्टिंग केवल पहली बार जब आपकी पोस्टिंग हुई उसी एक ऑप्शन के अंदर डायरेक्ट वाला रखना है। बाकी जब भी आपका इधर उधर ट्रांसफ़र हुए, एडजस्टमेंट हुए, या जो भी आपके साथ कार्रवाई हुई, प्रमोशन हुआ, तो जो भी ऑप्शन लागू हो रहा है वो सेलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट नहीं करना है साथियों, आरपीएससी वाला डायरेक्ट वाला आप सेलेक्ट करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। डायरेक्ट भर्ती नहीं हुई थी, आप अनुकंपा नियुक्ति में भी डायरेक्ट लगते हैं, आपको पोस्टिंग आफ्टर एपीओ एडजस्टमेंट, इसको इन ऑप्शन को नहीं लिखना है। सेकंड वाले विवरण के अंदर कई साथी ऐसे होंगे जिनका 8-10 विवरण होगा, बहुत पुराने शिक्षक साथी हैं, उनके वो 5-7 स्कूलों में रहे होंगे तो उनका ये सर्विस विवरण 5-7 स्कूलों का होगा। तो आपको केवल पहली वाली जो आपने विवरण भरते हैं, फर्स्ट आपने जहाँ से सर्विस स्टार्ट करी थी उसमें ही इन ऑप्शनों को यूज़ लेना है। बाकी आपका या तो ट्रांसफ़र हुआ है या फिर आपका एडजस्टमेंट हुआ है, यानी 6D वगैरह हुआ है, तो वो एडजस्टमेंट के अंदर आएगा साथियों। ठीक है, यहाँ जो भी आपका ऑप्शन लागू होता है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट रखना है, आपको डायरेक्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट नहीं रखना है। आपका ऑर्डर हुआ ट्रांसफ़र के थ्रू तो ट्रांसफ़र ऑर्डर नंबर वगैरह क्या रहे वो ऑर्डर नंबर यहाँ पे डालेंगे, वो हिंदी में लिखने में आपको पहले ही बता चुका हूँ। ऑर्डर डेट और यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेंगे, आपकी अपडेट हो जाएगी। ये दोनों चीज़ें अपडेटेड हो गई। अब मैं यहाँ से इसको लॉक कर सकता हूँ। ठीक है, लॉक का ऑप्शन आपको ये विवरण भर रहे हैं इसके ऊपर की तरफ दिखेगा, यहाँ पे लॉक कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आ रहा है पदोन्नति का। आपने सेवा काल में कोई पदोन्नति ली या नहीं ली, आपको पदोन्नति मिली या नहीं मिली। डिफॉल्टली नो ऑप्शन आएगा, आप यस पे क्लिक करेंगे। यदि आपको पदोन्नति मिली है तो पहली पदोन्नति मेरी हुई, 3rd ग्रेड से सीनियर टीचर बना, कौन से सब्जेक्ट से बना, मैंने कार्यग्रहण किया या प्रीत्याग किया, डीपीसी का वर्ष कौन सा था, आदेश क्रमांक क्या हुआ, आदेश की तिथि क्या हुई, मैंने उस पद पे कार्यग्रहण कब किया, और आपको सेव करना है। इसी प्रकार से आपके जितने भी प्रमोशन हुए वो सारे विवरण आप भरेंगे। प्रमोशन नहीं हुआ है, नो पे क्लिक कर देंगे और लॉक पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको फैमिली डिटेल्स आ जाएगी, लॉक हो जाएगा। उसके बाद आपको अपनी फैमिली परिवार के सदस्यों का विवरण भरना है। यहाँ के परिवार के सदस्यों का विवरण पहले जो आपने भर रखा होगा वो आएगा, नॉट अपडेट आएगा। इसके आगे एडिट पे क्लिक करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी उसका विवरण लिखेगा। जैसे ये मेरे परिवार सदस्य का नाम आपको इंग्लिश में लिखना है, उनके साथ आपका संबंध क्या है, उनका वो महिला है या पुरुष हैं, व्यवसाय क्या करते हैं, विवाहित हैं या अविवाहित हैं। यदि विवाहित हैं तो उनकी विवाह की तिथि, ये रेड मार्क डाला गया है। आपके जिसकी भी आप विवरण डाल रहे हैं वो यदि विवाहित हैं तो विवाह की डेट डालनी है। यहाँ विवाह की डेट आप सही डालें, जन्म तिथि भी सही डालें। क्या वो दिव्यांग है, यदि हैं तो उनका विवरण डालना है। क्या उनके असाध्य बीमारी है तो उनका विवरण डालना है, वरना नो पे क्लिक करना है। डेट देखिए, आपको अपने परिवार के अंदर इतने सदस्यों को जोड़ सकते हैं, अन्य को नहीं। जैसे पिता, माता, पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री और स्वयं, इतने मेंबर्स को जोड़ सकते हैं आप। सास, ससुर, इनको नहीं जोड़ना है, फैमिली डिटेल के अंदर नहीं माने जाएंगे। तो इतने आपको खुद का विवरण भी लिखना है और अपने परिवार के माता पिता, पिता पुत्री आपके पास हैं, वो जीवित हैं तो उन सभी का विवरण आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। यदि दिव्यांग है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो रखेंगे। ये भी आप सारा चीज़ें नो पे मैंने क्लिक कर दिया, अपडेट पे क्लिक किया, ये चीज़ें अपडेट हो गई।
उसके बाद आपको अपना स्वयं का विवरण भी चेक करना है। स्वयं का विवरण चेक करते हैं तो आपका व्यवसाय में राजकीय सेवा आ जाएगा। यदि राजकीय पैसा है तो आपको अपनी कौन से विभाग में है वो विभाग यहाँ पे आपको दिख पा रहे होंगे। इनमें से जिस भी विभाग में आप कार्यरत हैं या आपके माता पिता या आपके पुत्र या पुत्री जो भी राजकीय सेवा में हो तो उनका विवरण आपको डालना है। यदि हैं तो उनकी कार्मिक आईडी आपको याद डालनी है। विवाहित है या अविवाहित है, विवाह की तारीख डालेंगे, जन्म तारीख डालेंगे। ये विवरण यस नो में करेंगे और अपडेट पे क्लिक कर देंगे। जैसे अपडेट पे क्लिक करेंगे एक एक करते हुए सभी का आपको मेंबर्स का डिटेल अपडेट करना है। ये अपडेट होने के बाद आप इसे लॉक सेक्शन करेंगे और लॉक कर देंगे। यहाँ तक मेरी चीज़ें ये भी लॉक्ड आप देख पा रहे होंगे। ये भी अब आगे एड्रेस का विवरण भरना है मुझे। आपका कार्मिक का स्थायी पता और वर्तमान पता, जहाँ पर आपका कार्मिक का स्थायी पता तो आपको लिखना है अपने घर का, ठीक है। आप मूल रूप से जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ का आपको अपना स्थायी पता लिखना है। कार्मिक का वर्तमान निवास पता, ये आपको स्कूल के आसपास का विवरण डालना है। स्कूल से 15 किलोमीटर की परिधि में आपको अपना विवरण डालना है। आप जहाँ भी रहते हैं, स्कूल के आसपास रहते हैं या कोई आसपास छोटा सा गांव हो, छोटा मोटा शहर हो, वहाँ का आप एड्रेस वर्तमान का डाल सकते हैं। ये एड्रेस डालते हुए आप लोग सेव करेंगे और लॉक एंड नेक्स्ट हो जाएगा। उसके बाद बैंक विवरण आपका आएगा। IFSC कोड यदि आप किसी का बदला हो तो आप डाल दीजिए। MICR कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। बैंक का नाम ऑटोमेटिक, शाखा ऑटोमेटिक और खाता नंबर आपको लिखना होगा। आप सेव पे क्लिक कर देंगे, आपका खाता विवरण चेक हो गया। उसके बाद ट्रेनिंग्स, आपने जितने भी आज दिन तक प्रशिक्षण दिए उन सभी की विवरण पहले से आएंगे। आप किसी को हटाना चाहें, एडिट करना चाहें कर सकते हैं। नया जोड़ना चाहें तो सबसे नीचे अभी कर्मयोगी के प्रशिक्षण चल रहे हैं। आपने जो भी कर्मयोगी के प्रशिक्षण लिए हैं, जैसे मैंने कर्मयोगी का ट्रेनिंग लिया, आप उसमें जो जैसे अपन पहले विवरण भरते थे, अब यहाँ कर्मयोगी भारत वेबसाइट पोर्टल डाल दिया गया है। यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। ये कर्मयोगी का प्रशिक्षण आपका देखिए जुड़ गया। जितने भी प्रशिक्षण आपने किया वो करें। उसके बाद लॉक एंड सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही लॉक पे करेंगे ये लॉक हो जाएगा। उसके बाद विभागीय जांच एवं कारण बताओ नोटिस, ये यदि आप पे होगा तो ऑटोमेटिकली ये विभाग स्तर से ऊपरी स्तर से होता है। कर्मचारी उस पर किसी प्रकार की कोई अपडेशन नहीं की जा सकती। यदि आपके खिलाफ किसी प्रकार कोई कार्रवाई है तो जैसे 3rd ग्रेड शिक्षक साथी है तो उसके जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा इसकी एंट्री होती है। यदि कोई 2nd ग्रेड शिक्षक साथी उसका JD कार्यालय से एंट्री होती है। यदि कोई 1st ग्रेड शिक्षक साथी हैं उन सभी की यदि किसी प्रकार कोई विभागीय कार्रवाई चल रही है तो उसकी एंट्री निदेशालय लेवल से होती है। यदि बाई मिस्टेक किसी और की एंट्रीज गलत तरीके से यहाँ पे हो गई हो तो आपको अपने नियुक्ति अधिकारी से संपर्क करते हुए उस एंट्रीज को हटवाना होगा। आप देख लें आपके खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं है, फिर भी यहाँ कोई विवरण आ रहा हो उसे हटवाने की कार्रवाई करवानी होगी। उसके बाद आपको सेवा विवरण की समरी, ये ऑप्शन दोबारा डाला गया। सेवा विवरण की समरी दोबारा इसलिए डाली गई ताकि किसी भी कर्मचारी का मिस्टेक्स न रहे। आप इसको एक बार पुनः देख लीजिएगा। किसी सेवा में कार्य ग्रहण की तिथि आएगी, विभाग में प्रथम कार्य ग्रहण की तिथि आएगी, शिक्षा विभाग में किस पद पर आपकी प्रथम नियुक्ति हुई, किस माध्यम से आपकी प्रथम नियुक्ति हुई, आप कौन से पद पर थे, आपकी प्रथम कार्यकारिणी वर्तमान पद पर कब हुई, किसके माध्यम से हुई, आप वर्तमान विद्यालय में मूल किस पद पर किस डेट को कार्यरत हैं, वर्तमान में किस तरह से आए, आप ट्रांसफ़र से आए या एडजस्टमेंट से आए, ये डेट्स आ रही है, आप सब देख लें, इनको एक बार पढ़ लें, आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं या नहीं हैं। यदि ये डेट्स और ये विवरण ये सही नहीं आ रहा हो तो आप वहाँ वापस सेवा विवरण जो अपना ऑप्शन है, सेवा वाले विवरण को अपडेट करेंगे और इसको साइकोनाइज करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डाटा अपडेट हो जाएगा। आप इसे अवश्य चेक कर लीजिएगा, इसमें भूल नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद विद्यार्थी परिणाम का ऑप्शन आपके सामने दिखेगा। विद्यार्थी परिणाम पे क्लिक करेंगे। विद्यार्थी परिणाम आपको पिछले 5 सालों का भरना है साथियों, किसी भी सत्र का छोड़ना नहीं है। अब देखिए 2021-22 से लेकर के 25-26 तक का आपको परीक्षा परिणाम भरना है। यहाँ पे सेशन सेलेक्ट कर लेंगे और आपकी भूमिका क्या थी, आप संस्था प्रधान के रूप में थे, कक्षा अध्यापक के रूप में थे या आपने अध्यापन कार्य नहीं करवाया। इन तीनों में से जो भी आपके ऑप्शन लागू हो रहा, यदि आपने अध्यापन नहीं करवाया तो सारे ऑप्शन हट जाएंगे और सीधा सेव कर लेंगे, हो जाएगा। और यदि आपने अध्यापन करवाया है, मैंने कक्षा अध्यापक के रूप में अध्यापन करवाया, कौन से जिले में करवाया, कौन से ब्लॉक में, कौन से विद्यालय में, उस ब्लॉक में जितने विद्यालय होंगे सबकी डिटेल आएगी, उसको आप सेलेक्ट करेंगे। आपने कौन सी क्लास पढ़ाई, जैसे प्राइमरी स्कूल है तो 5वीं एक ऑप्शन आ रहा है, बोर्ड क्लासों का ही विवरण डाला जाना है, दूसरी क्लासों का विवरण नहीं आएगा। आपका मूल विषय कौन सा आपने पढ़ाया, अध्यापन विषय कौन सा करवाया, वो आपको अध्यापन विषय डालना है। और आपके परीक्षा में कितने बच्चे सम्मिलित हुए, उसमें से ग्रेड ए में कितने, बी में कितने, सी में कितने, इस तरह से 10वीं 12वीं बोर्ड का होगा उसमें कितने परसेंटेज, कितने बच्चे पास फेल, सारा विवरण आएगा। आपने कार्मिक विद्यालय में ठहराव की अवधि अपन मानते हैं अमूमन सत्र है वो जुलाई से शुरू होता है, 1 जुलाई से 30 जून तक माना जाता है। अपना APR भी 1 जुलाई से 30 जून तक भरा जाता है।
तो आप लोग क्या करिएगा, इसको 1 जुलाई से 30 जून तक, जो जैसे छत्रपति 26 है तो 1 जुलाई 25 से शुरू हुआ और 30 जून 2026 तक पूरा हो गया, तो यहाँ पे मैं सेव कर दूंगा। इस प्रकार से जितने भी सत्र के आप जितने भी विषय पढ़ाए हैं, एक से ज़्यादा विषय पढ़ाए हैं, जैसे मैंने मैथमेटिक्स और इंग्लिश दोनों पढ़ाई है, तो मुझे दोनों का विवरण डालना होगा। जितने भी सब्जेक्ट आपने पढ़ाए बोर्ड क्लास को, कई एकल शिक्षक साथी हैं तो उन्होंने एक ही सत्र में 4-4 विषयों को पढ़ाया होगा, तो आपने जिन भी सब्जेक्ट्स को पढ़ाया, यदि आपने संस्था प्रधान के रूप में कार्य किया है तो आपको संस्था प्रधान के रूप में आपको रिजल्ट भरना होगा। ये सारे रिजल्ट्स की एंट्री क्लियर करनी है। रिजल्ट की एंट्री करने के बाद आपके सामने यहाँ पे सबसे नीचे लॉक का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे लॉक कर देंगे। जैसे मैंने लॉक इतनी तारीख को इतने बज गए इतने मिनट पे लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद रिजल्ट सेक्शन को किसी भी स्तर से अनलॉक नहीं किया जा सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, रिजल्ट को भरते समय सावधानी रखिए। कई शिक्षक साथी ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं, फ़ोन करते हैं कि सर हमसे तो मिस्टेक हो गई, तो मिस्टेक ना हो इसलिए अपने को सावधानी से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से देखते हुए काम करिएगा, भरिएगा उन चीज़ों को। ये आपने लॉक कर दिया। उसके बाद आगे का ऑप्शन आता है प्रोफाइल देखें और लॉक करें। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे यहाँ आपके सामने प्रिंट का ऑप्शन आएगा। एक बार इसको डेस्कटॉप पे देखने की बजाय प्रिंट करिए, एक एक चीज़ को अच्छी तरह से देखिए, उसको टिक करिए। आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, देख सकते हैं, पूरा विवरण आएगा। जो आपने विवरण भरा वो सारा का सारा विवरण, आपका शैक्षणिक योग्यता, प्रशैक्षणिक योग्यता, पर्सनल डाटा, आपका सर्विस विवरण, आपका प्रमोशन, आपकी फैमिली डिटेल, आपका एड्रेस, आपकी बैंक विवरण, आपकी ट्रेनिंग, सारी चीज़ें आएगी। इनको अच्छी तरह से देख लीजिएगा कि मेरा विवरण एकदम ओके है। ओके है तो आप यहाँ से फाइनल लॉक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही फाइनल लॉक पे क्लिक करेंगे, फाइनल लॉक डन सक्सेसफुली, एक बार दबाते ही ये कन्फर्म भी नहीं मांगेगा। आप ऐसा नहीं सोचें कि देखता हूँ होता है कि नहीं होता है, यहाँ से लॉक हो जाएगा। अब लॉक हो जाने के बाद क्या करना है, छोटी मोटी मिस्टेक हो भी गई तो अभी तक तो जब तक वेरीफाई नहीं हो जाता पीओ स्तर से तब तक पुनः अनलॉक किया जा सकता है। यदि पीओ स्तर से वेरीफाई हो गया तो अनलॉक नहीं होगा। कर्मचारी स्तर से आपने सारे मॉड्यूल्स अपने कंप्लीट कर दिए, उन सभी को लॉक कर दिया। लॉक कर देने के बाद आगे का काम होगा आपके जो पीओ साहिबान है वहाँ की स्कूल लॉगिन आईडी से। जितने भी माध्यमिक सेटअप के विद्यालय उनका सभी का तो अपनी माध्यमिक विद्यालय से होगा, और जो पीएस और यूपीएस हैं वो अपनी पीओ लॉगिन से संपर्क करेंगे। वहाँ पर पीओ की आईडी पर ये आपका कार्य जो वेरिफिकेशन काम है वहाँ से संपादित होना है। उसके संबंध में हम लोग अलग से वीडियो ला रहे हैं, पीओ लेवल से किस प्रकार से वेरीफाई करेंगे वो आप अवश्य देख लीजिएगा। और इस वीडियो में आपको कहीं पर भी कन्फ्यूजन लगे कमेंट करिएगा, रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। एक बार पुनः सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।